उफ, ये हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का सब्जेक्ट है। एक किंग कब बना, कब शादी हुई, कब वॉर लड़ी, कब उसकी डेथ हुई, बस ये सब याद करना है। मुझसे तो ये नहीं होगा, बहुत बोरिंग हो रहा है। रशीदा, यहाँ कैसे? और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दीदी, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती। शुरू शुरू में तो अच्छी लगती है, बट अब लगता है सिर्फ एक सीरीज है डेट्स की। याद करना मुश्किल और समझना उससे भी ज़्यादा। हाँ, एक ज़माने में हिस्टोरियंस भी तुम्हारी तरह सोचते थे। उनको बस डेट्स का ऑब्सेशन था। कौन सा किंग कब बना, कब कोई बैटल हुई, कौन सा वॉर जीता गया। लेकिन क्या हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का कलेक्शन है? रशीदा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ डेट्स नहीं होता। हिस्ट्री एक्चुअली एक कहानी है, कैसे दुनिया बदली, कैसे नए आइडियाज आए और कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ की कहानी सुनाओ तो सिर्फ अपनी बर्थ डेट और स्कूल एडमिशन डेट बताओगी, या फिर ये सब भी बताओगी कि तुमने कैसे फ्रेंड्स बनाए, नई चीज़ें सीखी और कैसे तुम में चेंजेस आए। हाँ, सिर्फ डेट से तो किसी की स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल, हिस्ट्री भी सिर्फ डेट्स का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन है। जैसे अगर हम देखें कि पहले लोग कैसे रहते थे और आज कैसे रहते हैं, तो हम टाइम के कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं। अच्छा बताओ, तुम रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती हो ना? हाँ। तो कभी सोचा है कि जब न्यूज़पेपर नहीं थे तब लोग न्यूज़ कैसे जानते थे? या फिर जब तुम ट्रेन की विंडो से बाहर देखती हो तो कभी ये सोचा है कि रेलवे से पहले लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस कैसे ट्रैवल करते थे? और ये चाय जो तुम रोज पीती हो, क्या एक दिन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आज से चाय पीना स्टार्ट करते हैं? नहीं ना, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, लोगों का टेस्ट बदला और धीरे धीरे चाय एक हैबिट बन गई। समझ रही हो? ये सब क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं और इनका जवाब सिर्फ एक स्पेसिफिक डेट से नहीं मिलता, बल्कि एक प्रोसेस से मिलता है। तो इसका मतलब है कि हर चीज की एक एग्जैक्ट डेट नहीं होती? हाँ, कुछ चीजें एक दिन में नहीं होती, बल्कि एक प्रोसेस के थ्रू आती हैं। जैसे ब्रिटिश रूल भी एक सिंगल डेट पे स्टैब्लिश नहीं हुआ, धीरे धीरे पॉलिसीज बदली, न्यू लॉज आए और फिर ब्रिटिश कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता गया। इसलिए हिस्टोरियंस सिर्फ डेट्स पर फोकस नहीं करते, बल्कि एक अप्रोक्सीमेट पीरियड देखते हैं जिसमें चेंजेस विजिबल होने लगे। लेकिन हाँ, एक टाइम था जब हिस्टोरियंस सिर्फ किंग्स और बैटल्स लिखने पर फोकस करते थे। तब हिस्ट्री का मतलब था कौन सा किंग कब बना, कब शादी हुई, कब उसने बैटल जीती, कब उसकी डेथ हुई। ऐसे इवेंट्स के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए पहले हिस्ट्री को सिर्फ डेट से जोड़ा जाता था। लेकिन अब हिस्ट्री सिर्फ किंग्स की नहीं रही, अब हिस्टोरियंस और भी टॉपिक्स पर रिसर्च करते हैं। कैसे लोग अपनी लाइवलीहुड कमाते थे, कौन सा फूड खाते थे, कैसे सिटीज डेवलप हुई, नए आइडिया सोसाइटी में कैसे आए और कैसे कल्चर बदले। अब ये इमेज देख, इसका नाम है एडवर्टीजमेंट्स हेल्प क्रिएट टेस्ट। ये एक्चुअली 1922 का एडवर्टीजमेंट है जो दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश कंपनीज ने चाय को प्रमोट किया। इस एड में एक ब्रिटिश प्रिंस को दिखाया गया है जो बताता है कि चाय रॉयल्टी से जुड़ी हुई है। इस तरह एडवर्टीजमेंट ने लोगों को चाय पीने के लिए इनकरेज किया और धीरे धीरे एक हैबिट बन गई। समझ नहीं आता दी कि हम कुछ डेट्स को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं। क्या ये डेट्स बहुत स्पेशल हैं? नहीं, ये डेट्स तभी इम्पोर्टेंट बनती हैं जब हम किसी खास इवेंट या कहानी पर ध्यान देते हैं। अगर हमारा फोकस बदल जाए तो नए टॉपिक्स के साथ नई डेट्स भी इम्पोर्टेंट लगने लगती हैं। ऐसे जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री लिखी वो सिर्फ गवर्नर जनरल्स के आसपास ही घूमती थी। उनके लिए वॉरेन हेस्टिंग का रूल शुरुआत थी और लॉर्ड माउंटबेटन का रूल एंडिंग। हर गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेल्सली, बेंटिंग, डेलहाउसी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कजन, हेडिंग, इरविन, इनका एक एक चैप्टर लिखा गया जैसे सिर्फ इन्हीं की कहानी मैटर करती हो। ऐसा लगता था जैसे ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ इनसे ही जुड़ी हो, हर डेट हर इंसिडेंट सिर्फ इनसे रिलेटेड होता था। उनकी पॉलिसीज, उनके फैसले, उनके अचीवमेंट जैसे इंडिया में और कुछ हुआ ही नहीं हो। इंडियंस की कहानी तो इन पेजेस में दिखती ही नहीं। तुम ये इमेज देखो, वॉरेन हेस्टिंग जो कि पहला गवर्नर जनरल था। ये शो करती है कि 1773 में वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। उस समय की हिस्ट्री बुक्स और पेंटिंग हेस्टिंग्स जैसे ब्रिटिश रूलर्स को पावरफुल और ग्रेट लीडर के रूप में दिखाती थी। ऐसा पिक्चर ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने और उनकी इमेज मजबूत बनाने के लिए किया गया। ऐसा क्यों दी? क्या हम हिस्ट्री सिर्फ इसी तरीके से लिख सकते हैं?
अगर हम सिर्फ ब्रिटिश रूलर्स की कहानी लिखेंगे तो फार्मर्स क्या कर रहे थे, आर्टिजन्स कैसे काम कर रहे थे, वुमेन्स की लाइफ कैसी थी, इन सब चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? We just need another format for our history. जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो एक्चुअली एक कहानी लिखते हैं जिसको हम अलग अलग चैप्टर्स में बांटे हैं ताकि उसमें एक फ्लो रहे, एक प्रॉपर सेंस बने। इस प्रोसेस में सिर्फ वही इवेंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं जो उस कहानी को शेप देते हैं। अगर हम ब्रिटिश रूलर्स के एक्शंस के बजाय इंडियन लोगों की स्ट्रगल्स, उनके अचीवमेंट पर फोकस करें तो नए तरीके से हिस्ट्री लिखी जाएगी। इसका मतलब ये भी होगा कि जो पुरानी डेट्स इंपॉर्टेंट थी वो अब इतनी जरूरी नहीं रहेंगी, नए इवेंट्स के साथ नए डेट्स भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। दीदी देन हम पीरियडाइज कैसे और क्यों करते हैं? अलग टाइम पे अलग तरह से पीरियडाइजेशन हुआ। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर टाइम पीरियड की खासियत को समझ सकें। पीरियडाइजेशन के लिए जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो हमारी सोच दिखाती है। ये बताता है कि हम पास्ट को कैसे देखते हैं और एक पीरियड से दूसरे पीरियड में चेंज को कैसे समझते हैं। 1817 में जेम्स मिल, जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने एक बड़ी सी बुक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें उन्होंने इंडिया हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये पीरियडाइजेशन बहुत फेमस हो गया। मिल का मानना था कि इंडिया और एशिया की सोसाइटीज यूरोप के कंपैरिजन में पीछे हैं। उनके हिसाब से ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में हिंदू और मुस्लिम किंग्स थे जो डिस्पॉट यानी कि तानाशाह थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट सिस्टम और सुपरस्टिशियस सोसाइटी, ये सब चीजें कॉमन थी। मिल को लगता था कि ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज कर सकता है। इसके लिए यूरोपियंस मैनर्स, आर्ट्स, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को पूरा इंडिया कॉन्कर कर लेना चाहिए ताकि इंडिया के लोग तरक्की और एनलाइटमेंट पा सके। उनके नजरिए में ब्रिटिश रूल प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का सिंबल था, जबकि ब्रिटिश राज का पहले का टाइम डार्कनेस का था। क्या आज के टाइम में ये सोच सही लगती है? क्या हम किसी भी हिस्टोरिकल पीरियड को हिंदू या मुस्लिम कह सकते हैं? क्या अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ नहीं रहते थे? आज हो या पहले, ये डिवीजन बिल्कुल बायस था। किसी भी टाइम पीरियड को सिर्फ उसके रूलर्स के रिलीजन से डिफाइन करना गलत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि बाकी लोगों की लाइफ और प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट नहीं थी। ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हटकर हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न में डिवाइड किया, लेकिन ये डिवीजन भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये पीरियडाइजेशन वेस्ट से बोरो किया गया है, जिसमें मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी का ग्रोथ। मिडिएवल का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जिसमें ये चीजें नहीं होती थी। पर दीदी, क्या ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में लिबर्टी और डेमोक्रेसी थी? बिल्कुल नहीं। रूल के टाइम लोगों के पास लिबर्टी, इक्वालिटी या डेमोक्रेसी नहीं थी। इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हुई थी। इसलिए कई हिस्टोरियंस ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल पीरियड कहना बेटर समझते हैं। ये फिगर देखो, रिबल्स ऑफ 1857। ये फिगर हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में मिलता है, जो दिखाता है कि कैसे इस समय के विद्रोहियों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। ये इमेज रिकॉर्ड से ली गई है और ये उनके मूवमेंट्स और स्ट्रगल को विजुअली समझाती है। दीदी, ब्रिटिश लोग रिकॉर्ड्स को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझते थे? ब्रिटिशर्स को लगता था कि लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, एग्रीमेंट और इन्वेस्टिगेशन को लिखना जरूरी था। उनका मानना था कि अगर सब कुछ लिख दिया जाए तो उसे प्रॉपर्ली स्टडी और डिबेट किया जा सकता है। इसी वजह से ब्रिटिश रूल के टाइम एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर डेवलप हुआ, जिसमें मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स लिखना कॉमन हो गया। ब्रिटिशर्स सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को प्रिजर्व करना चाहते थे, इसलिए हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के साथ रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए, जैसे विलेज तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट, लॉ कोर्ट्स। इसके अलावा आर्कीव्स और म्यूजियम्स भी स्टैब्लिश किए गए ताकि ये रिकॉर्ड सेफली स्टोर किए जा सके। आज भी 19th सेंचुरी के लेटर्स और मेमोज आर्कीव्स में मिलते हैं। हिस्टोरियंस डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के नोट्स, रिपोर्ट्स और टॉप ऑफिशियल्स की इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर समझते हैं कि उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था। जैसे ये है नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया। 1920s में जब न्यू दिल्ली बनी तब नेशनल आर्कीव्स और नेशनल म्यूजियम को वाइस रीगल पैलेस के पास बनाया गया। ये दिखाता है कि ब्रिटिश लोग अपने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे ताकि अपने रूल को जस्टिफाई कर सकें। दीदी, उस टाइम सब कुछ हाथ से लिखा जाता था? हाँ रशीदा।
19th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली हाथ से लिखा जाता था। ये काम टेलीग्राफिस्ट करते थे जो ब्यूटीफुल राइटिंग में एक्सपर्ट होते थे। लेकिन 19th सेंचुरी के मिडिल में जब प्रिंटिंग का यूज बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के मल्टीपल कॉपीज प्रिंट होने लगे। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के प्रोसीडिंग्स प्रिंट किए जाने लगा ताकि रिकॉर्ड्स को इजिली स्टोर एक्सेस किया जा सके। दीदी, ब्रिटिश सर्वेस क्यों करते थे? ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर किसी देश को सही तरीके से रूल करना है तो उसके बारे में डिटेल में जानना ज़रूरी है। ये देखो, अब कॉलोनियल रूल के टाइम सर्वेज एक कॉमन प्रैक्टिस बन गए। 19th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में पूरा देश मैप करने के लिए डिटेल्ड सर्वेज किए गए। गांव में रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट किए गए ताकि वहां की जमीन और फसलों का पता चले। सर्वेज में टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा, फौना, लोकल हिस्ट्रीज और क्रॉपिंग पैटर्न्स की स्टडी की गई। 19th सेंचुरी के एंड तक हर 10 साल में सेंसस किया जाने लगा जिसमें पूरे इंडिया की पॉपुलेशन, कास्ट, रिलीजन और ऑक्यूपेशन का रिकॉर्ड बनाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्वेज किए गए जैसे बोटानिकल सर्वेज मतलब पौधों की स्टडी, जूलॉजिकल सर्वेज जानवरों की स्टडी, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज पुराने रिमेन्स की स्टडी, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज लोगों और उनकी कल्चर की स्टडी और फॉरेस्ट सर्वेज यानी कि जंगल और पेड़ पौधों का स्टडी। ये इमेज देखो, ये है कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770s। ब्रिटिशर्स ने बोटानिकल गार्डन्स और म्यूजियम बनाकर नए नए पेड़ पौधों और उनके उपयोगों का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। लोकल आर्टिस्ट से प्लांट ड्राइंग्स बनवाई गई जो दिखाता है कि ब्रिटिश सिर्फ इंडिया के रिसोर्सेज की स्टडी नहीं बल्कि उनका फायदा भी उठाना चाहते थे। और ये वाली इमेज शो करती है मैपिंग एंड सर्वेज इन बंगाल। ब्रिटिशर्स इंडिया पर कंट्रोल बनाने के लिए मैप्स और सर्वेज पर जोर देते थे। इस तस्वीर में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को हाईलाइट किया गया है ताकि ब्रिटिश मैपिंग को ज्यादा एक्यूरेट और एडवांस दिखाया जा सके। ये दिखाता है कि सर्वे और मैपिंग भी कॉलोनियल रूल का हिस्सा थी। इन सर्वेज का मोटिव ब्रिटिश रूल को और स्ट्रॉन्ग बनाना था ताकि उनको इंडिया को कंट्रोल करने में आसानी हो। दीदी, ब्रिटिशर्स ने इतने सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लिखे तो क्या उनसे हमें सब कुछ पता चल जाता है? नहीं रशीदा, ऑफिशियल रिकॉर्ड सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सोच और उनके इंटरेस्ट को दिखाते हैं। ये रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ऑफिशियल्स क्या सोच रहे थे, उन्हें क्या इम्पोर्टेंट लगता था और वो फ्यूचर के लिए क्या प्रिजर्व करना चाहते थे। लेकिन ये रिकॉर्ड्स हमें आम लोगों की फीलिंग्स और उनके एक्शंस के पीछे के रीजन नहीं बताते। अगर हमें समझना है कि उस टाइम के लोग क्या महसूस करते थे तो हमें दूसरे सोर्सेज देखने होंगे। रशीदा देखो, मैं तुम्हें 2 सोर्सेज बताती हूँ। एक गवर्नमेंट का लिखा हुआ है और दूसरा न्यूज़पेपर का। दोनों एक ही वक्त के हैं पर बिल्कुल अलग तरीके से लिखे गए हैं। सुनना ध्यान से। हाँ दीदी, बताइए। पहला जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है वो 1946 के रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के बारे में है। इसमें लिखा है कि आर्मी ने कंट्रोल ले लिया, शिप्स पर मिलिट्री गार्ड लगा दिए गए और जो लोग म्यूटिनी में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया। ये बस एक ऑफिशियल तरीके से लिखा है बिना किसी डिटेल के। अब दूसरे सोर्स देखो, ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जो 1946 के एक पुलिस वालों को प्रोटेस्ट के बारे में लिख रही है। लिखा है कि 2000 पुलिस वाले स्ट्राइक पर चले गए और क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम थी यानी कि सैलरी बहुत कम थी और जो खाना मिल रहा था वो इतना बेकार था कि जानवर भी ना खा पाए। पुलिस वाले का स्टेटमेंट भी दिया है। वो कहता है कि जो खाना हमें दिया जा रहा है वो इंसान के खाने लायक नहीं है। अब तुम बताओ, इन दोनों सोर्सेज में क्या डिफरेंस लग रहा है तुम्हें? दीदी, पहला रिपोर्ट ये बताता है कि गवर्नमेंट ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली लेकिन रियल रीज़न नहीं बताता कि लोग म्यूटिनी कर रहे थे। दूसरी रिपोर्ट लोगों की तरफ से लिखी गई है जो बताती है कि पुलिस वाले कितने परेशान थे और असली तकलीफ क्या थी। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट रिपोर्ट सिर्फ अपनी सफाई देती हैं और न्यूज़पेपर कभी कभी असली आवाज़ भी दिखाता है। इसलिए हमेशा दोनों तरफ से सोचना ज़रूरी है। दीदी, अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सब कुछ नहीं लिखा तो हमें और कहाँ से हिस्ट्री समझ आएगी? बहुत सारे दूसरे सोर्सेज हैं जो हमें आम लोगों की ज़िंदगी और सोच समझने में मदद करते हैं। ये रिकॉर्ड्स ढूंढना मुश्किल होता है लेकिन मिल जाए तो इनमें हिस्ट्री का एक अलग एंगल दिखाई देता है। लोगों की लिखी हुई डायरीज, यात्रियों और ट्रैवलर्स के लिखे हुए अकाउंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की ऑटोबायोग्राफीज, लोकल बाजार में बिकने वाली पॉपुलर बुकलेट्स। जैसे जैसे प्रिंटिंग का यूज बढ़ने लगा, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश होने लगे और लोग पब्लिक डिबेट्स में डिस्कस करने लगे। तो दीदी, क्या इन सोर्सेज से सभी लोगों की कहानी समझ आती है? एक्चुअली ये सोर्सेस सिर्फ पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए थे। इस वजह से ट्राइबल्स, फार्मर्स, माइन वर्कर्स और गरीब लोगों की कहानी इनमें नहीं मिलती।
इन लोगों की लाइफ का रिकॉर्ड रखना मुश्किल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके बारे में कुछ नहीं जान सकते। अगर हम थोड़ा मेहनत करें तो हम इन लोगों की जिंदगी और उनके स्ट्रगल को भी समझ सकते हैं। जब तुम ये बुक पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये कैसे किया जा सकता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे के वीडियोस में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।